हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो संविधान सभा के बारे में रहने वाली है। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच हम यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करा चुके हैं, जिसपे हमने इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को एक व्यवस्थित क्रम में प्लेलिस्ट के माध्यम से इकोनॉमी स्पेशल बैच नाम से यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाया है। उसी कड़ी में ये जो हमारा बैच रहने वाला है ये हमारा पॉलिटी स्पेशल बैच रहेगा। पॉलिटी स्पेशल बैच रहेगा और इस पॉलिटी स्पेशल बैच में हम मुख्य रूप से आईएएस और आरएएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के पूरे सिलेबस को आपको यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाने वाले हैं। और उसी के संदर्भ में आज की हमारी पहली क्लास संविधान सभा के बारे में रहने वाली है। संविधान सभा, जैसा आप सभी को मालूम है, आप सभी लोगों को ज्ञात है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो 1946 में भारत में संविधान को निर्माण देने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए किया गया था। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे उस समय अंग्रेजों ने जाने से पूर्व ही भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया था ताकि भारत अपना संविधान बना सके। तो आइए देखते हैं संविधान सभा के बारे में क्या क्या बिंदु हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा के गठन के क्या क्या ऐतिहासिक प्रयास किए गए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनली जब संविधान सभा गठित हुई तो उसका प्रारूप क्या था, उसकी संरचना क्या थी, उसके सदस्य कौन कौन से क्षेत्रों से थे। साथ ही साथ संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ और संविधान सभा के प्रमुख जो अधिवेशन थे वो कौन कौन से थे और उनमें क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव पास हुए। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या बातें थी। उसके बाद में संविधान सभा की प्रमुख समितियां को हम देखेंगे और संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्यों को जो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन के प्रयास कब कब और किन किन व्यक्तियों के द्वारा किए गए थे। सबसे पहला जो संविधान सभा के गठन का प्रयास किया गया था वो 1934 में एम.एन. राय द्वारा इसके संदर्भ में एक प्रारूप दिया गया था। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसके संदर्भ में एक प्रारूप तैयार किया गया। उसके बाद जब 1940 आता है तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भी संविधान सभा के गठन का एक प्रयास किया गया, एक प्रारूप प्रदान किया गया, लेकिन वो स्वीकृत नहीं हुआ। इसी प्रकार क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा भी संविधान सभा के गठन का एक प्रस्ताव रखा गया था जो भी स्वीकृत नहीं हो पाया था, परंतु अंत में कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव था संविधान सभा के संदर्भ में वो स्वीकार कर लिया गया। और इस कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। तो ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हमने बात की कि गठन के लिए किस किस प्रकार के प्रयास 1946 से पूर्व किए गए थे और फाइनली किस प्लान के अनुसार संविधान सभा का गठन भारत में होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जब संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार तो उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। संरचना की यदि हम बात करें तो संविधान सभा में 389 सदस्य सम्मिलित थे जब इसका गठन होता है और इन 389 या 389 सदस्यों में से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे। उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ भारत कुछ प्रांतों में बटा हुआ था और कुछ देसी रियासतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को भी पुनः दो भागों में बांटा गया था। एक तो ऐसे प्रांत जिनमें गवर्नर का शासन था, वे क्या कहलाते थे, गवर्नर प्रांत, और अन्य जो प्रांत थे वो क्या कहलाते थे, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। संविधान सभा का जिस वक्त गठन होता है उस समय जो प्रांतों की संख्या होती है भारत में वो 296 होती है और देसी रियासतों की जो संख्या होती है वो 93 होती है। इन 296 प्रांतों में से 292 जो प्रांत होते हैं उनमें गवर्नर का शासन होता है और ये गवर्नर प्रांत कहलाते हैं, जबकि बाकी के जो 4 प्रांत होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। और दिल्ली, अजमेर, मेरठ,
अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग और बलूचिस्तान दोनों पाकिस्तान में हैं, वर्तमान के पाकिस्तान में हैं, लेकिन उस समय अखंड भारत में ही ये सम्मिलित थे। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, 292 गवर्नर प्रांत और साथ में 93 देसी रियासत, इन सभी के प्रतिनिधियों से मिलकर संविधान सभा का गठन होना था। प्रांतों को जो सीट प्रदान की गई थी, प्रत्येक प्रांत को, ये जो 296 प्रांत थे उनमें से प्रत्येक प्रांत को जो सीट का अलोकेशन किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था? उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। और जो वोटिंग के लिए जो समुदाय बांटे गए थे संविधान सभा की वोटिंग के लिए, वो 3 समूहों में बांटा गया था। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और बाकी के सभी लोगों को सामान्य में गिना गया था। इस प्रकार का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसके लिए जो मतदान प्रणाली थी उसके अंतर्गत 3 समुदायों में सभी लोगों को बांटा गया था, पहला मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव होता है और चुनावों के पश्चात नवंबर 46 आते आते संविधान सभा का गठन पूर्ण रूप से हो जाता है। चुनाव, जैसा मैंने आपको बताया, जो सदस्य चुने जाने थे वो देसी राज्यों से भी चुने जाने थे, देसी रियासतों से भी चुने जाने थे और भारत के प्रांतों से भी चुने जाने थे। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे भी चुने जाने थे। देसी रियासतों से जो सदस्य चुने जाने थे उनका जो मेथड रखा, उनका जो तरीका रखा, वो क्या रखा कि देसी राज्यों से जो भी सदस्य चुने जाएंगे संविधान सभा के लिए वो क्या करे जाएंगे, इन देसी रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा क्या करे जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। तो देसी रियासतों से जो भी संविधान सभा में सदस्य आने थे वो कैसे होने थे? मनोनीत होने थे। जबकि प्रांतों से जो सदस्य आने थे वो किसके माध्यम से आने थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आने थे। तो इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो मतदान प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की प्रणाली थी? देसी रियासतों के लिए तो मनोनयन का माध्यम अपनाया गया, जबकि प्रांतों के लिए किस प्रकार का माध्यम अपनाया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का माध्यम अपनाया गया। और अप्रत्यक्ष मतदान के साथ साथ में सीमित मतदान भी यहां था। मतलब प्रांत के प्रत्येक व्यक्ति को या पूरी जनता को संविधान सभा के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ एक लोगों को ही क्या था? अधिकार था। किसके लिए वोटिंग करने का? संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव वोटिंग करने का अधिकार था। तो इस प्रकार से प्रांतों में से जो चयन संविधान सभा के सदस्यों का होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान या सीमित मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान के साथ साथ में सीमित मतदान, कुछ लोगों के द्वारा किए गए मतदान के आधार पर ही होता है। जबकि देसी राज्यों से सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो मनोनयन के द्वारा किया जाता है। जो देसी रियासत के राजा हैं वो सदस्य का मनोनयन करते हैं किसमें? संविधान सभा में। अब बात करते हैं कि क्या किन किन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें ये ध्यान रखा गया कि समाज के सभी वर्गों को इसमें क्या मिले? प्रतिनिधित्व मिले। इसी कारण चाहे वह SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन समुदाय या महिला हो, सभी को क्या मिला था? संविधान सभा में स्थान मिला था। चुनाव होता है तो कांग्रेस को जो सीट मिलती हैं वो इस पूरे चुनाव में 208 सीटें मिलती हैं, यानी बहुमत जो मिलता है वो किसको मिलता है? कांग्रेस को मिलता है। कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में क्या होते हैं? जाते हैं। तो संविधान सभा में कांग्रेस के 208 सदस्य जाते हैं, जबकि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य यहां जाते हैं। और विशेष आपको यह तथ्य ध्यान रखना है कि देसी रियासतों ने इन चुनावों में भाग ही नहीं लिया। हालांकि देसी रियासतों से भी मनोनयन करके सदस्यों को भेजा जाना था, कहां पर? संविधान सभा में। लेकिन देसी रियासतों ने निर्णय लिया कि वे संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे और भारत की संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव होता है। चुनाव में हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ये चुनाव होता है या फिर मनोनयन के द्वारा इस चुनाव की विधि तय की जाती है। देसी रियासत चुनाव में भाग नहीं लेती है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि संविधान सभा में 208 प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर जाते हैं। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इस प्रकार गठन की हमने बात की, चुनाव की हमने बात की। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। पहले अधिवेशन से बात करेंगे
कुल अधिवेशनों की बात करें तो कुल संविधान सभा की जो पहले अधिवेशन होता है उससे लेके संविधान सभा के अंत तक क्या होते हैं, 11 अधिवेशन होते हैं। पहला जो अधिवेशन होता है उसकी प्रमुख बात यह है कि उसमें 211 सदस्य भाग लेते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, हमने देखा था कि कुल सदस्य जो थे 208 तो क्या थे, कांग्रेस के सदस्य थे, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन पूरे के पूरे सदस्य यहां पहले अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं, केवल 211 सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। पहला जो अधिवेशन होता है उसमें क्या किया जाता है, अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो इसका चयन किया जाता है और ये तरीका अपनाया जाता है कि संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा, उसी को ही क्या बना दें, हम संविधान सभा का अध्यक्ष बना देते हैं। और सभी लोग इस बात पे सहमत हुए और इसी आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के क्या थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे उम्रदराज सदस्य थे, उनको इस संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग क्या करती है, प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार करती है, भाग नहीं लेती है। तो आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग संविधान सभा के चुनावों में तो भाग लेती है, लेकिन संविधान सभा के चुनाव होने के बाद में जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, उसका बहिष्कार करती है। और देसी रियासतों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि देसी रियासतें संविधान सभा के चुनाव में ही भाग नहीं लेती हैं। उसके अलावा जो प्रथम अधिवेशन था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसको पेश किया जाता है, लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहां स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो कौन से अधिवेशन में किया जाता है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में किया जाता है, लेकिन जो पास होता है या स्वीकृत किया जाता है कौन, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन स्वीकृत कब किया जाता है, स्वीकृत द्वितीय अधिवेशन में किया जाता है। उसके बाद कालक्रम आगे बढ़ता है और बात आती है चतुर्थ अधिवेशन की। चतुर्थ अधिवेशन में संविधान सभा का जो चतुर्थ अधिवेशन होता है उसमें हमारे देश के राष्ट्र ध्वज को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्र ध्वज को जो स्वीकृत किया जाता है वो संविधान के कौन से अधिवेशन में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वो चतुर्थ अधिवेशन में इस प्रकार का कार्य किया जाता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकृत किया जाता है वो किसमें किया जाता है, द्वितीय अधिवेशन में। उसके बाद में अधिवेशन आता है 11वां जो अधिवेशन था वो इस दृष्टि से प्रमुख है कि 11वें अधिवेशन में हमारे संविधान को क्या किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। पहली चीज, हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृत करा जाता है और साथ ही साथ एक अन्य कार्य, महत्वपूर्ण कार्य जो यहाँ संविधान सभा करती है वो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत का जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनको राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का जो कार्य किया जाता है वो संविधान सभा के द्वारा ही कर दिया जाता है। इस प्रकार संविधान सभा अपने गठन से लेके और अपने अंतिम जो अधिवेशन है उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक क्या करती है, कार्य करती है। और 1952 में चूंकि भारत के पहले जो आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, 1952 में, लेकिन आप सभी लोगों को ध्यान है कि 1947 में ही भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। तो भारत आजाद होने के पश्चात से लेके पहले आम चुनाव 1952 तक संविधान सभा ही किसके रूप में कार्य करती है, संसद के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करती है। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है कि 1947 से लेके 1952 तक जब तक पहला चुनाव होता है तब तक संसद के रूप में हमारी संविधान सभा ही कार्य करती रहती है और कानून बनाने का कार्य भी संविधान सभा द्वारा किया जाता है। अब हमने देखा था कि जो द्वितीय अधिवेशन था उस द्वितीय अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था, पास किया गया था, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरीके से भारत के संविधान की क्या था, एक परिचय था कि भारत का संविधान किस प्रकार का होगा उसके बारे में, या हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्य क्या होंगे उसको स्पष्ट करते हुए एक प्रस्ताव रखा गया था प्रथम अधिवेशन में, और द्वितीय अधिवेशन में संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन में उसे स्वीकृत किया गया था। आइए देखते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें की गई थी। पहली जो बात करी गई थी वो ये थी कि भारत को क्या बनाया जाएगा, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। भारत क्या होगा, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा।
अन्य देश का क्या होगा, इसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। तो ये स्वतंत्र संप्रभु क्या होगा, गणराज्य होगा। दूसरा, जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो किसके पास में होंगी, राज्यों के पास में होंगी। राज्यों के पास में क्या होंगी, अवशिष्ट शक्तियां होंगी। अवशिष्ट शक्ति का तात्पर्य है संविधान में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं, और जो शक्ति ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार को प्रदान की गई है, ऐसी शक्तियां क्या कहलाती हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव में जो अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी वो किसको की गई थी, राज्यों को देने की बात कही गई थी। और इस प्रकार से राज्यों को स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कल्पित किया गया था, कल्पना की गई थी कि स्वायत्त शासी इकाई के रूप में राज्य कार्य करेंगे। लेकिन हम जब भारत के संविधान का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात हम देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास नहीं है, किसके पास में है, केंद्र सरकार के पास में है। उसके बाद सत्ता का जो स्रोत बताया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में, वो किसको बताया गया था, भारत के लोगों को बताया गया था। साथ ही साथ उद्देश्य प्रस्ताव में न्याय की बात की गई थी। किस प्रकार के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की बात उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। और यहां आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भी इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारत के जो मूल अधिकार हैं उनमें भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से की गई है। साथ ही समानता की बात की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में, और किस प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई थी। और यहां आप देखेंगे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना में आप अंतर समझें। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा द्वितीय अधिवेशन में पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस संविधान का उद्देश्य क्या है, हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, भारत को किस प्रकार का राज्य बनाना है, किस प्रकार का देश बनाना है, उसका उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। जबकि प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, परिचय है, संविधान का परिचय है। तो इसको आपको अलग अलग ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था, जबकि प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक भाग है। प्रस्तावना में भी समानता की बात की गई है, यहां आपको अंतर ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव में जो समानता की बात की गई है वो दो समानताओं की बात की थी, प्रतिष्ठा और अवसर की, जबकि यहां प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आय, प्रतिष्ठा व अवसर के समानता की बात कही गई है। तो इस अंतर से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ और बातों में की बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में सभी को स्वतंत्रता देने की बात भी कही गई थी। किस प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात देने की बात की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। और इसी की झलक हमें मूल अधिकारों में देखने को मिलती है, मूल अधिकारों में भी हमें देखने को मिलती है। मूल अधिकार जो 19 है जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, उसमें भी इसी प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव से समानता रखता है हमारा कौन सा, मूल अधिकार 19। इसके अलावा विश्व शांति, मानव कल्याण, अखंडता, अल्पसंख्यक जनजाति व पिछड़े वर्गों के कल्याण को भी भारत के संविधान का उद्देश्य इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया जाता है। तो ये बात करी हमने भारत के संविधान सभा द्वारा पास किए गए उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। आगे चलते हैं, और संविधान सभा में एक प्रमुख जो परिवर्तन होता है वो कब हो जाता है, जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या होता है, पास किया जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे ही पास हो जाता है उसके बाद संविधान सभा पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसे हमने देखना है। चूंकि संविधान सभा नाम से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहां स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हम केवल किसके परिप्रेक्ष्य में देखने वाले हैं, संविधान सभा पर इसका क्या असर होता है उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं। तो होता क्या है, जैसे ही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास होता है, देशी रियासतें भी क्या हो जाती हैं, भारत में सम्मिलित हो जाती हैं। और देशी रियासतों के भारत में सम्मिलित होने के साथ ही देशी रियासतें अब संविधान सभा का क्या होती हैं, हिस्सा बन जाती हैं, सदस्य बन जाती हैं। जैसा आपको पहले ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था देशी रियासतों के लिए 93 सीट निर्धारित की गई थी संविधान सभा में, लेकिन देशी रियासतों ने चुनावों में भाग नहीं लिया था, चुनावों का बहिष्कार किया था, इसलिए देशी रियासतों से सदस्य संविधान सभा में नहीं थे। लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पास होते ही अब संविधान सभा की संरचना परिवर्तित होती है और देशी रियासत भी संविधान सभा का क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। और चूंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास होते ही क्या हो जाता है, ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण या ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण होता है भारत के ऊपर से, वो पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और पूर्णतः समाप्त होने के साथ ही अब क्या होती है, संविधान सभा क्या हो जाती है, पूर्ण संप्रभु बन जाती है। इससे पहले पूर्ण संप्रभु क्यों नहीं थी, क्योंकि 1947 के अधिनियम के पास होने से पहले तक भारत पर किसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद की क्या थी, सर्वोच्चता थी, इसलिए संप्रभु संविधान सभा नहीं कहलाती थी। उसके बाद जैसे ही यह अधिनियम पास होता है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा अब न केवल संविधान निर्माण, मैंने आपको बताया था संविधान सभा का जो निर्माण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन जैसे ही 1947 का अधिनियम पास होता है, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पास होता है, संविधान सभा अब एक और कार्य करने लग जाती है। वो कार्य कौन सा होता है, ये संसद की तरह कार्य करने लगती है, संसद की तरह भी क्या करने लग जाती है, अब कार्य करने लग जाती है। तो दो प्रकार के कार्य अब ये करने लग जाती है, संविधान का निर्माण चलता ही रहता है, साथ ही साथ संसद की तरह कार्य करते हुए ये कुछ कानूनों के निर्माण का कार्य भी करने लग जाती है। और जब जब संविधान सभा क्या करती है, संसद की तरह या विधायिका की तरह कार्य करती है, तब उसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, जी.वी. मावंगकलर होते हैं। और जब जब संविधान निर्माण का कार्य ये संविधान सभा करती है, अर्थात यदि संविधान सभा की कोई बैठक संविधान निर्माण के संबंध में होती है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। और जब जब ये संविधान सभा विधायिका की तरह कार्य करती है या संसद की तरह कार्य करती है, तब उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर द्वारा की जाती है। तो ये था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भारत की संविधान सभा पर पड़ने वाला प्रभाव। अब संविधान सभा के मैंने कार्य आपको दो बताए, प्रमुख कार्य, एक संविधान निर्माण और एक विधायिका की तरह कार्य करना, कानून बनाने का कार्य करना। संविधान निर्माण का जो कार्य किया जाता है उसके अंतर्गत ये अपना कार्य जो पूरा करती है वो 26 नवंबर 1949 तक लगभग संविधान के जो भाग हैं या संविधान को पूरा कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। तो भारत के संविधान के अधिनियमित व स्वीकृत होने की जो डेट है, जो तारीख है, वो 26 नवंबर 1949 है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 तक सारे के सारे संविधान का निर्माण, संविधान के सभी भागों का निर्माण नहीं हो पाया था, कुछ भाग रह गए थे। तो संविधान के कुछ भाग कब लागू होते हैं, 26 नवंबर 1950 को लागू होते हैं। अतः पूरी तरीके से जो हमारा संविधान लागू होता है वो कब होता है, 26 जनवरी 1950। तो संविधान के लागू होने की जो डेट है वो क्या है, 26 जनवरी 1950। जबकि संविधान के अधिनियमित और स्वीकृत करने की यदि आपसे तारीख पूछी जाए तो वो कितनी है, 26 नवंबर 1949। तो ये संविधान निर्माण के अंतर्गत अधिनियमित, स्वीकृत और लागू होने के प्रमुख जो अंतर हैं उनको मैंने आपको बताया, और उनकी तारीखें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग संविधान सभा की ओर हम जाने वाले हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है संविधान सभा का वो है संविधान सभा की समितियां। तो कुल 8 मुख्य समितियां और कुछ अन्य समितियां भी संविधान सभा की थी। आइए एक एक करके सभी समितियों को देखते हैं, उनके सदस्य और अध्यक्ष की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो ऐसी समिति थी संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य वार्ता समिति। और ये जो तीनों समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना है संघीय शब्द जहां लगा हुआ है उनके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से वार्ता की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय शक्ति, संघीय संविधान समिति, राज्य वार्ता समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद जो कि बड़े ही नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति थे, तो इस तरह आपको ध्यान क्या रखना है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के नियम समिति और संचालन समिति थी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी किसकी, संविधान सभा की, जिसने संविधान निर्माण का कार्य किया, संविधान लिखने का कार्य किया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे, कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, आप सभी लोगों को मालूम है। और इसके जो सदस्य थे वो कौन थे,
गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, माधव राय कृष्णाचारी, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आपको विशेष रूप से इसके सभी सदस्यों को ध्यान में रखना है। ध्यान कैसे रखेंगे आप देखेंगे पाएंगे कि प्रारूप समिति के लगभग जो सदस्य थे वो किसी ना किसी कृष्ण के पर्यायवाची नाम से संबंधित है। जैसे गोपाल कृष्ण का पर्यायवाची, कृष्णा स्वामी कृष्ण पर्यायवाची, माधव कृष्ण पर्यायवाची। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंबेडकर। सदस्य गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, माधव राय कृष्णाचारी, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, ये इसके प्रारूप समिति के सदस्य थे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। संघीय शक्ति, संविधान सभा, संघीय संविधान, राज्य वार्ता समिति नाम की जो समितियां थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, माधव राय कृष्णाचारी, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। ये कुछ समितियों की हमने बात की, आगे और कुछ समितियों की बात करने वाले हैं। प्रांतीय संविधान समिति, ये भी एक प्रमुख समिति थी जिसने क्या कार्य किया था? राज्यों के एकीकरण के संबंध में कार्य किया था। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। आगे चलते हैं। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय अधिकार की जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक व जनजातीय अधिकार समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब मूल अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय अधिकार जो समिति थी उसके अंतर्गत 5 क्या थी? उप समितियां भी कार्यरत थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समिति यहां हो जाती है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, कमेटी का नाम मूल अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय अधिकार समिति, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कुछ उप समितियां भी बनी हुई थी। ये उप समितियां कौन कौन सी थी? पहली उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय अधिकार समिति जो थी उसके अध्यक्ष तो कौन थे? पटेल, वल्लभ भाई पटेल। जबकि उसके अंतर्गत एक उप समिति, मूल अधिकार उप समिति नाम से थी, उसकी अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति जो थे, देखिए मूल अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय अधिकार समिति का कार्य क्या था? भारत के जितने भी लोग हैं उनके मूल अधिकारों को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ भारत में जो अल्पसंख्यक और जनजाति समूह के जो लोग थे उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना। तो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अलग से कुछ कमेटीज बनाई गई, कुछ उप समितियां बनाई गई। वो उप समितियां पहले हमने देख ली। दूसरी अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक जो वर्ग था उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। यहां परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन थे? गोपीनाथ बारदोई। जबकि पश्चिमोत्तर फ्रंटियर नाम से जो उप समिति बनी उसके अध्यक्ष थे मेहर चंद खन्ना। उसके अलावा अब्दुल गफ्फार खां और अब्दुल समद खां, ये 3 इसके क्या थे? सदस्य थे। तो ये संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों और उप समितियों की हमने बात की। इसके अतिरिक्त संविधान की कुछ छोटी छोटी अन्य समितियां भी बनी थी, और इन समितियों से चूंकि पिछले कुछ वर्षों में कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो इन कुछ अन्य समितियों को भी हमें ध्यान में रखना है। उन अन्य समितियों में पहली है परिचय समिति, जिसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी। सुप्रीम कोर्ट समिति, जिसके अध्यक्ष एस से सुप्रीम कोर्ट और एस वृद्धाचार्य, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कमिश्नर जो प्रांत थे उनके लिए जो समिति बनती है उसके अध्यक्ष थे सीतारमैया। वित्तीय प्रावधानों के लिए जो समिति बनती है उसके अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सरकार। जबकि भाषाई प्रांतों के लिए जो कमेटी बनती है उसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। नागरिकता के संदर्भ में जो कमेटी बनती है उसके अध्यक्ष कौन थे? एस. वृद्धाचारी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संविधान सभा ने अपना कार्य बहुत ही विस्तृत रूप से किया और बहुत ही विशेषज्ञता के साथ में किया। विशेषज्ञता कैसे? प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समिति और उप समितियों का क्या किया? निर्माण किया, ताकि उस क्षेत्र से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया जा सके और उसके बारे में विस्तृत प्रावधान संविधान में किए जा सके। इसी तरह प्रारूप जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑर्डर ऑफ बिजनेस नाम से एक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी। सदन के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंगकर। सदन जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी
सीतारमैया, और एस वृद्धाचारी, नलिनी सरकार, एस के धर, ये सभी क्या थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको ध्यान रखना है ये तथ्य, आप पूछा जा सकता है परीक्षा में। आपने पीछे देखा कि कुछ कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे, एस वृद्धाचारी, नलिनी सरकार और एस के धर थे। जैसे भाषाई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, एस वृद्धाचारी। हालांकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु फिर भी संविधान सभा की जो कमेटी थी उन कमेटियों के क्या थे, अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कमेटियों के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये संविधान सभा की कुछ प्रमुख अन्य समितियों के बारे में हमने बात की। अब संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हमें देखना है जिन पर भी परीक्षा में प्रश्न निकल सकते हैं। किस प्रकार के तथ्य हैं? पहला, संविधान सभा का जो प्रतीक था वो क्या था, हाथी था। संविधान का जो हमारा प्रतीक था वो क्या था, हाथी था। संविधान निर्माण में जो विधिक सलाहकार था वो कौन थे, मिस्टर BN राव। और संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे, HVR अयंगकर। तो आप देख रहे हैं प्रतीक के रूप में भारतीय संविधान में जो फ्रंट पे जो प्रतीक लगा हुआ है वो इस प्रकार का हाथी का प्रतीक यहां पर लगा हुआ है, जो कि किसका है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का प्रतीक था। आगे और कुछ तथ्यों को देखते हैं। संविधान के ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट किसने किया, प्रारूप समिति अलग है, ड्राफ्ट किस प्रकार का ड्राफ्टमैन के रूप में जो कार्य किया वो किसने किया था, SN मुखर्जी ने किया था। और कैलियोग्राफर, कैलियोग्राफर मतलब किस स्टाइल में, किस लेख में, ठीक है, किस लेख में, जैसे कोई चीज लिखी जाती है, जैसे मैंने संविधान इस प्रकार लिखा तो संविधान एक इस प्रकार से लिखा जाता है, एक आरडी राइटिंग में भी क्या लिखा जाता है, इस प्रकार से संविधान। तो इस प्रकार से जो हमारा संविधान लिखा गया था वो फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, जो टेढ़ी राइटिंग होती है, यहां आप देख पा रहे हैं टेढ़ी रूप से लिखी हुई राइटिंग होती है, उसमें लिखा गया था, जिसे फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल कहते हैं। और कैलियोग्राफर जो थे संविधान के वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो ये तथ्य भी ध्यान रखना है। साज सज्जा जो संविधान की थी चारों तरफ, वो किसने की थी, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा ने की थी। और हमारे संविधान जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था उसका जो हिंदी अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। और एक प्रमुख तथ्य यहां आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में जो सीटें थी उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें मिली थी, पार्टी वाइज तो हमने देख लिया गया था कि सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी। लेकिन सबसे ज्यादा समुदाय के आधार पर यदि हम देखें सीटें, तो सबसे अधिक सीटें किसको मिली थी, हिंदुओं को मिली थी, उसके बाद मुस्लिमों को, उसके बाद में अनुसूचित जाति को, उसके बाद में क्रिश्चियन, और सबसे कम जो सीटें संविधान सभा में मिली थी वो किसको मिली थी, सिखों को मिली थी। तो ये संविधान सभा के बारे में, समितियों के बारे में हमने देखा और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि क्या संविधान सभा ने जो कार्य किया था उसकी किसी प्रकार की आलोचना भी हुई। तो जी हाँ, प्रत्येक कार्य जो किया जाता है उसके आलोचक भी होते हैं, उसकी आलोचना भी की जाती है। तो संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया उसके भी कुछ लोगों द्वारा आलोचना की गई। आलोचना के आधार क्या थे, आइए देखते हैं। पहला जो आधार बनाया गया वो ये था कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा, सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व मिला किसको मिल गया, हिंदुओं को मिल गया। तो एक ये शिकायत की गई आलोचना के रूप में कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, केवल एक समुदाय विशेष से अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। दूसरा, पूर्ण संप्रभुता का भाव। जैसा आपने देखा कि जब तक स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास नहीं हुआ था तब तक संविधान सभा क्या नहीं थी, पूर्ण संप्रभु संस्था नहीं थी। अप्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण था, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। तो 1946 में जब गठन होता है किसका, संविधान सभा का, तो 1946 से 1947 तक संविधान सभा क्या होती है, एक किस प्रकार की संस्था होती है, संप्रभु संस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अपने सत्र को आहूत करने के लिए संविधान सभा को ब्रिटिश संसद से अनुमति लेनी होती है। तो इस आधार पर भी आलोचना की गई कि हम आजाद हो गए उसके बाद में भी क्या है, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है। साथ ही साथ संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने बहुत अधिक समय लिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो लगभग 3 साल का समय संविधान को तैयार करने में लिया संविधान सभा में। इसी आधार पर क्या की गई, इसकी आलोचना की गई। और नसरुद्दीन जो अहमद थे उन्होंने तो इस समय लेने के कारण, इस देरी के कारण, इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया था। ड्रिफ्टिंग मतलब देर करने वाली कमेटी कह दिया था।
साथ ही साथ जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो अधिकतर जो सदस्य थे वो क्या थे, वकील थे, एडवोकेट थे। तो वकीलों का प्रभुत्व यहां कहा गया कि संविधान सभा में तो क्या है, वकीलों का प्रभुत्व है। जैसे मैंने आपको बताया सर्वाधिक जो सदस्य थे वो संविधान सभा में कौन थे, हिंदू थे। तो जो विस्काउंट साइमन थे उन्होंने तो संविधान सभा को क्या कह दिया, हिंदुओं की संस्था कहकर ही आलोचना कर दी। उसके बाद जो चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कांग्रेस के चूंकि सबसे ज्यादा सदस्य थे, 208 सदस्य संविधान सभा में, 389 मेंबर की संविधान सभा थी, इन 389 में से 208 सदस्य किसके थे, कांग्रेस के थे। इसके आधार पर चर्चिल भी आलोचना करते हैं और कहते हैं चर्चिल कि ये तो एक ही पार्टी की क्या है, सभा है। इसी प्रकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी एक पार्टी की संस्था या कांग्रेस सभा कहा, किसको, संविधान सभा को। तो इन आधारों पर क्या किया गए, कुछ आलोचना भारत की संविधान सभा की गई। बहरहाल संविधान सभा ने अपना कार्य किया और कार्य करते हुए जो कार्य को परिणाम दिया वो आप सभी लोगों के सामने है। भारत का संविधान जो कि विश्व में सबसे अच्छे संविधानों में गिना जाता है, सबसे विस्तृत संविधानों में गिना जाता है, और इस प्रकार का समन्वय है कि ना तो कठोर है ना ही लचीला है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि संविधान सभा ने अपना जो कार्य किया, हालांकि उसमें समय लिया, लेकिन समय लेने के बाद भी क्या किया, विस्तृत अध्ययन करके एक ऐसा संविधान भारत को दिया जिसके आधार पर भारत में विश्व के बेहतरीन लोकतंत्र को हम आज देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो संविधान सभा की इन आधारों पर आलोचना की थी वो कतिपय सच प्रतीत नहीं होती, सत्य प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत की संविधान सभा के बारे में समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो उसमें आपको आलोचनाओं का आधार बताना है और इस आलोचनाओं के आधार पे आपको अंत में अपने उत्तर का निष्कर्ष लिखना है कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी एक बेहतरीन संविधान भारत की संविधान सभा ने भारत को दिया था और उसके लिए बहुत ही विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता थी। तो लिया गया समय यहाँ मायने नहीं रखता, और साथ ही साथ एक पार्टी प्रभुत्व, एक समुदाय प्रभुत्व की जमात की गई, तो इसका भी जो काउंटर एग्रीमेंट दिया जा सकता है वो इस प्रकार दिया जा सकता है कि चूंकि हिंदुओं की संख्या भी अधिक थी, सबसे पहली चीज तो ये, और जो चुनाव हुआ था वो क्या हुआ था, इस प्रकार से नहीं हुआ था कि मनोनयन द्वारा सदस्य चुन लिए गए हों, उनका चुनाव भी निर्वाचन के माध्यम से हुआ था। तो इस आलोचना का जवाब इस तरीके से दिया जा सकता था। ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।